कोई फीस नहीं लेता। मैंने अच्छा। आपको बताया भी हमारी जहाँ तक कोशिश रहती है कि जो बच्चे नीडी हैं उनको वही प्लेटफॉर्म मिले, तो मैं उन्हें कोई कॉस्टिंग नहीं है। टिपिकल सिचुएशन मेरे पास भी आई है, उस टाइम मैं बड़ा हताश भी हुआ हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं हताश नहीं हूँ, हमेशा ही मैं ऐसा एनर्जेटिक रहता हूँ, ऐसा नहीं अच्छा। है। लेकिन वही बात है, फिर मैंने अपने आप को दोबारा, जैसे मैंने बच्चों के लिए बोला, वो अपने आप को रीस्टार्ट करे, रीसेट करे। कोरोना काल में हमारे देश को हॉस्पिटल की बहुत जरूरत पड़ी। उस केस में फिर हमने एक अवर्स हॉस्पिटल का भी गठन किया है। बच्चों को तोड़ लिया जाता है बाहर गलियों में। आप देखोगे कभी भी आओगे जब सीजन में, तो यहाँ बाहर ब्रोकर खड़े होते हैं, भी आप हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाइए। वो बच्चों को खरीदने का ही काम करते हैं। तो दिखने में या सारी चीज़ें आसान लगती हैं, लेकिन जब हम उस फील्ड में उतरते हैं तो पता चलता है किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कई टीचर्स ऐसे थे जो साथ रह के काम कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे नीचे नीचे एकेडमी स्टार्ट कर लिया। पैसों के लालच में कोर्स स्टार्ट कर लें, कल को हम उसको बेटर ना दे पाएं तो उसमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को गिल्ट फील करते। मैं उस गिल्ट को फील करना नहीं चाहता। कुछ बेटर करेगा, हमारे लिए आशाएं होती थी भी हमारे लिए कुछ बेटर करेंगे सर, और मैं अगर जॉब की तरफ चला जाता तो उस टाइम कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स का दिल टूट जाता। हिसाब से धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे 2008 तक इस फील्ड में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मुझे इसको पूरा एकेडमी का रूप देना पड़ा। +2 कवर कर ली, उसके बाद मैंने बीटेक में जैसे फर्स्ट ईयर में एंट्री की, मैंने साथ साथ में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया ताकि गांव के बच्चे जो हैं वो आगे निकलना स्टार्ट कर दें। आज हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद है किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सभी इस चेहरे से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि ये वो चेहरा है जिन्होंने 1 लाख प्लस, बिल्कुल आपने सही आंकड़ा सुना है कि 1 लाख प्लस घरों में मुस्कुराहट देने का सर ने काम किया है। तो हरियाणा जैसे प्रदेश में अगर आप 1 लाख बच्चों के चेहरे पर, उनके परिवार के चेहरे पर, क्योंकि जब बच्चा नौकरी लगता है कुनबा ही मुस्कुराता है, तो 1 लाख प्लस कुनबों को मुस्कान देने का सर ने काम किया है। हमारे साथ में अवर्स एकेडमी, जो कि हरियाणा की नंबर 1 एकेडमी जिसको अगर बोलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अवर्स एकेडमी काम कर रही है। ज़्यादा नहीं बताते हुए सर से आपकी मुलाकात करवाएंगे, सर से भली भांति परिचित हो। लेकिन आज जो सवाल हम सर से पूछने वाले हैं वो सवाल आपके लिए नए होंगे। सर सबसे पहले नमस्कार, स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। आपने जब एकेडमी की शुरुआत की उस समय आपकी थीम क्या थी, क्या सोच के आपने शुरुआत की? देखो, जब मैं खुद स्टूडेंट था अपनी लाइफ में, तो हम काफ़ी गांव की पृष्ठभूमि से बिलोंग करते थे। जब हम शहरों में आए तो यहाँ हमने देखा कि काफ़ी भागदौड़ चल रही है, कंपटीशन चल रहा है बच्चों में, और हिंदी मीडियम से जैसे हम इंग्लिश मीडियम की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम दबाव फील करते थे कि गांव की पृष्ठभूमि से हमने पढ़ाई की और शहर के बच्चे हमसे एडवांस होते थे क्योंकि उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी होती थी हमारे कंपेरेटिवली। तो उस सिचुएशन में हमने देखा कि ये बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं और हम टैलेंट होने के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो उस सिचुएशन में जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, तो मैंने जब +2 कवर कर ली, उसके बाद मैंने बीटेक में जैसे फर्स्ट ईयर में एंट्री की, मैंने साथ साथ में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया ताकि गाँव के बच्चे जो हैं वो आगे निकलना स्टार्ट कर दें। उस टाइम इतना विचार नहीं था कि भी मैं इसी इंस्टीट्यूट को या एजुकेशन फील्ड को मैं यहाँ तक हम पहुँच पाएंगे या मुझे यहाँ तक लेके जाना है। बस इतना सा था कि भी जो बच्चे नीडी हैं वो पढ़ पाएँ और थोड़ा बहुत उससे जो इनकम जो जनरेट होती है उससे मैं अपने पढ़ाई का खर्चा, जो एक्सपेंस वगैरह है, वो मैं अपना निकाल पाऊँ, इतनी सोच थी। लेकिन जैसे जैसे हम बीटेक को मैंने कंप्लीट किया, तो जैसे जैसे बच्चों का या पेरेंट्स का एकेडमी प्रति या मेरे प्रति जो विश्वास क्रिएट होता गया, उनकी जो डिमांड बढ़ती गई, भी आप ये भी करवाओ, ये भी करवाओ, उसके हिसाब से धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे 2008 तक इस फील्ड में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मुझे इसको पूरा एकेडमी का रूप देना पड़ा। और 2008 में हमने एक अवर्स एकेडमी के नाम से पूरा संगठन तैयार किया, जिसके अंदर हमने कई कोर्सेज को स्टार्ट किया। आपने बताया कि देना पड़ा, इस बात पे मैं गौर करना चाहूँगा, क्योंकि लोगों का सपना होता है यहाँ पर पहुँचना, और आप कह रहे हैं कि देना पड़ा। तो अब कैसा महसूस करते हैं जब आप इतने सारे बच्चों से घिरा पाते हैं खुद को, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आप दे रहे हैं? देखो, जब मैंने आपको बताया कि मैंने इसको प्रोफेशनली नहीं देखा था इस फील्ड को, सिर्फ ये था भी एजुकेशन के साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी, और कल को पेरेंट्स भी जो हमारे थे वो भी ये चाहते थे भी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग जाए हमारा बच्चा। हर माँ बाप का यही सपना होता है कि बच्चा गवर्नमेंट जॉब चला जाए, शादी कर दें, अपना परिवार चला ले।
तो जब मैंने बीटेक एमटेक को कंप्लीट किया तो मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट जॉब पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया था और मैंने 3 महीने जॉब भी की। लेकिन फिर मुझे ये एहसास हुआ कि जब मैं इस फील्ड में एंट्री कर चुका था एजुकेशन में, तो मुझे वहाँ पे जो फील आ रहा था कि मैं पेरेंट्स की जो सपने हैं हमारे प्रति या जो टीचर्स के प्रति एक विश्वास लेके आते हैं, उसमें मैं कहीं ना कहीं उनके विश्वास पे खरा उतर रहा था और उनकी एक जब उनकी तरफ देखता था उनकी एक वो होती थी मेरी तरफ भी, ये कुछ बेटर करेगा, हमारे लिए आशाएं होती थी भी ये हमारे लिए कुछ बेटर करेंगे सर। और मैं अगर जॉब की तरफ चला जाता तो उस टाइम कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स का दिल टूट जाता। तो फिर मैंने सोचा कि जॉब तो मैं कभी भी अटेंड कर लूँगा, जॉब तो मैं कभी भी लग जाऊँगा, क्योंकि जब टैलेंट है तो जॉब तो मिल ही जाती हैं। तो फिर मैंने कहा भी चलो मैं 1 साल इसी फील्ड को कंटिन्यू करके देखता हूँ, अगर नहीं कामयाब हो पाए फिर हम जॉब की तरफ जाऊँगा। तो मैंने फिर 1 साल इस पे एक कोर्स को उठाया, उस कोर्स पे पूरा हमने काम किया, 20-30 स्टूडेंट्स को कलेक्ट किया, गांव से अच्छी अच्छी क्रीम बच्चे उठाए, उन पे हम गांव से गांव के हर कोने से बच्चों को लिया और उन पे हमने काम करना स्टार्ट किया। और उन 30 बच्चों में से हमारे 6 बच्चे, सबसे पहले 50 सीट होती थी यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्स के अंदर, उस यूनिवर्सिटी के 50 सीटों पे हमारे 6 बच्चे सिलेक्ट हो गए। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस और भी बिल्डअप हो गया। फिर अगले साल फिर मैंने थोड़ा सा टारगेट को बड़ा किया, इस बार हमने 200 स्टूडेंट्स इकट्ठे किए। उन 200 स्टूडेंट्स पे हमने जैसे जैसे काम किया, उनमें से फिर हमारे उसी 50 सीट के ऊपर हमारे 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद पूरे हरियाणा के जो पेरेंट्स थे, बच्चे थे, वो अब अकेडमी पे इतना विश्वास उन्होंने दिखाया कि हमें फिर कई कोर्स स्टार्ट करने पड़े। हर साल एक नए कोर्स की हमने शुरुआत की और हर कोर्स में हमारे रिजल्ट बेस्ट बनते गए और 2012 होते होते अवर्स का नाम पूरे हरियाणा में आ गया था। आपने फिर ये बात कही कि कई सारे कोर्स स्टार्ट करने पड़े। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ ना कि मैं पहले अब क्लियर कर चुका हूँ कि मैं जब तक खुद ये विश्वास ना हो जाए कि मैं काम कर पाऊंगा, बेटर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं खुद भी कोशिश नहीं करता कि भी मैं कुछ भी पैसों के लालच में कोर्स स्टार्ट कर लें, कल को हम उसको बेटर ना दे पाएं तो उसमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को गिल्ट फील करते। वो उस गिल्ट को फील करना नहीं चाहता था। तो इसलिए मैं हर बार एक कोर्स को डरते हुए स्टार्ट किया भी कहीं किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन बच्चों का जो विश्वास था और जो मेरा बालाजी ने भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया, ईश्वर की रहमत रही मुझ पे कि हर कोर्स में हमारे रिजल्ट अच्छे बनते गए। आपने बताया कि आपने वैसे शुरू किया था, इतना बड़ा सपना नहीं लिया था, लेकिन अब क्योंकि आप सक्सेस है इस लाइन में, आप देख पा रहे हैं, इतने अच्छे आप रिजल्ट दे रहे हैं, तो आगे का क्या टारगेट है आपका? फिर 2012 के बाद मैंने देखा कि भी इस फील्ड के अंदर हम सिर्फ बच्चों को एजुकेशन ही नहीं दे सकते, एजुकेशन के साथ साथ हम लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी जो एकेडमीज़ हैं उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो धीरे धीरे अलग अलग बिल्डिंग्स बनाई सभी कोर्सेज़ की और अलग अलग टीम्स का गठन किया। तो कम से कम 100-150 स्टाफ यहाँ पे हमने आवर्स में इकट्ठे करके उन पे अलग अलग कोर्स वाइज टीम्स का 10-10, 15-15 टीचर्स की टीम बनाई और हर कोर्स में अपना पूरा 100% दिया, जिसकी वजह से आज आवर्स का जो नाम है वो जितने भी कोर्स हम कराते हैं, चाहे वो 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों की बात करें, IIT NET में जाने वाले बच्चों की, तो वहाँ पे भी हमारा आवर्स पे बड़ा अच्छा रिजल्ट जा रहा है। इसी तरह से फिर हमने डिफेंस में जो काम किया, NDA और एयरफोर्स, उन पे भी हमारा रिजल्ट अभी आपने रिसेंटली देखा भी होगा, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट गया हमारा। और तीसरे पॉइंट पे जो हमने यूनिवर्सिटी के जो कोर्स थे, जो मेन कोर्स थे जिस पे आवर्स का नाम प्लेटफॉर्म पे आया था, वो है BSc एग्रीकल्चर 10th बेस, +2 बेस, VLD, ये जो वेटनरी कोर्स होते हैं, वेटनरी सर्जन, इन कोर्सेज में भी आवर्स का नाम एक तरफा पूरे हरियाणा में आज भी चल रहा है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, नाम इतना यूनिक आपने कहाँ से सोचा, क्या थीम लेके नाम रखा? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा सिर्फ एक ही ध्येय था भी जो बच्चा हमारे पास आ रहा है उसमें अपनापन फील हो, वो अपना समझ के यहाँ पे आए और एक ईमानदारी से मेहनत भी करे और हम भी ईमानदारी से उसके साथ काम कर पाएँ। तो ये हमारा जो फील्ड है एजुकेशन का, उसको मैंने प्रोफेशनली तो लिया ही नहीं, जैसे मैं आपको बार बार कर, मैंने इसको प्रोफेशनली लिया कि नहीं चला कि मुझे इसमें से इनको जनरेट करना है या पैसा मुझे इससे कमाना है, बट वो ऑटोमेटिक चीज़ें बनती गई और बच्चों की ही वेल में वो चीज़ें लगती गई। जैसे उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है, लाइब्रेरी की व्यवस्थाएँ करनी है, हॉस्टल की व्यवस्थाएँ करनी है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, सपने भी बड़े होते गए, तो फिर धीरे धीरे हर चीज़ का सिस्टम बनता गया। और मुश्किलें भी आती है जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें मुश्किलें आती हैं, आपके सामने कहाँ मुश्किलें आई? यहाँ पे बहुत हर कदम पे मुश्किलें, इस फील्ड में बहुत कंपटीशन है। यहाँ पे जितने भी हम टीचर्स रिक्रूट कर रहे हैं,
दिखने में या सारी चीज़ें आसान लगती हैं, लेकिन जब हम उस फील्ड में उतरते हैं तो पता चलता है किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कई टीचर्स ऐसे थे जो साथ रह के काम कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे नीचे नीचे एकेडमी स्टार्ट कर ली अपनी, बच्चों को तोड़ने की कोशिश की गई। इसी तरह से कई इंस्टीट्यूट ऐसे भी थे जिन्होंने नाम को, जैसे वो इस तरह कंपटीशन एजुकेशन में हमें कंपटीशन नहीं दे पाए, क्वालिटी में हमें कंपटीशन नहीं दे पाए, तो उन्होंने दूसरे हथकंडे अपनाने स्टार्ट कर दिए। गलत वीडियोस वायरल करना, गलत तरीके से बाहर की कोई डुप्लीकेट वीडियोस बना के अवर्स के नाम को ख़राब करना, ऐसे बहुत सारे लोगों ने 2017 में 18 में बहुत सारी कोशिशें की, बट वो नाकाम रहे। क्योंकि जब सच्चाई आपके साथ हो, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आपकी अगर नीयत साफ़ है तो कुदरत आपके साथ हमेशा रहता है। तो उस वक्त एक बड़ा मुझे देखने को परिणाम मिला कि आज भी अवर्स का नाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और ये लोगों का विश्वास है जो हम इसको ऊपर खड़ा उतर पा रहे हैं। आज का युवा बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की हो चाहे नशे की हो, इन दोनों की गिरफ्त में है। तो आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहिए? देखो, मैं यही कहूँगा कि ये जो नशे की हम बात करते हैं या डिप्रेशन की हम बात करते हैं, या ये कहते हैं कि सोशल मीडिया से कनेक्ट हो गया बच्चा, वहाँ से गलत दिशाओं में जा रहा है, तो ये सब चीज़ें सिर्फ एक ही रीज़न से है कि घर में डिसिप्लिन का माहौल ना बन पाना, या जो एजुकेशंस करवा रहे हैं टीचर्स, वहाँ पे बच्चों की निगरानी अच्छी से ना हो पाना, उनके ऊपर गवर्निंग ना कर पाना, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से बच्चा उस तरफ जा रहा है। अगर पेरेंट्स और टीचर्स का कम्युनिकेशन अगर अच्छा है और बच्चे के साथ कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं पेरेंट्स और टीचर्स, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा गलत दिशा में जाएगा। हमें हर टाइम बच्चे की एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखनी पड़ेगी कि हमारा जो बच्चा है वो किस दिशा में जा रहा है, किन फ्रेंड सर्कल में बैठता है। मैं हमेशा ही अपने जब भी सेमिनार होता है एकेडमी में, पेरेंट्स आते हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए। जैसे हम आज सुनते हैं कि बहुत सारे अनाथ आश्रम खुले हुए हैं, वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, वहाँ पे अच्छे एजुकेटेड बच्चों ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, हमें बड़ा बुरा फील होता है। लेकिन कहीं ना मैं इसमें दूसरा पहलू देखता हूँ सिक्के का, इसमें एक रीज़न पेरेंट्स खुद भी है। उन्होंने अपनी भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो गए वो कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन तो अच्छी दे पाए, लेकिन उनको संस्कार नहीं दे पाए, और संस्कार देने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो देखे तो प्रोपोर्शनल चीज़ें हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी। जब आप उनके साथ आप खड़े रहोगे तो बुढ़ापे में जब आप पहुंचोगे तो आपके बच्चे भी आपके बुढ़ापे की सहारा जरूर बनेंगे। ये बड़ा एक रीज़न है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं 100% सहमत हूँ आपकी इन बातों से। अगर युवाओं की बात करें, जैसा कि आपने बताया, कई बार ये होता है कि हमारी उम्मीदें होती है, हमारे कई बच्चे होते हैं जिनकी मेहनत भी होती है और वो असफल हो जाते हैं रिजल्ट में। उस समय बच्चों को कैसे हैंडल करते हो? देखो, जो बच्चे मेहनत करते हैं और वो कहीं एक आधे कोर्स में कामयाब नहीं भी हो पाते हैं, तो उन बच्चों को हम एक ही बात, हमारे यहाँ पे पूरी काउंसलिंग टीम लगी हुई है, वो उन बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। कोई बात नहीं, आप एक कोर्स में रह गए तो आप दोबारा फिर ट्राई करो, रीस्टार्ट करो अपने आप को। हर चीज़ को हम बार बार कहते हैं रीसेट करो, रीसेट रीस्टार्ट। या आप दोबारा से 0 लेवल पे स्टार्ट करो और आगे बढ़ो। तो एक बार आप असफल हुए, दूसरी बार आप जरूर सफलता मिलेगी। अगर आप दूसरी बार भी असफल हो रहे तो आप ये माने चल रहे, तीसरी बार जो आपको सफलता मिलने वाली है वो पहले वाली सफलताओं से कई गुना बेटर मिलने वाली है। बिल्कुल, ये तो सर ने लाखों बच्चों की, अगर मैं बात करूं तो लाखों बच्चों के दिल को तसल्ली देने वाली आपने बात करी है। और अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। अच्छा सर, आपको मोटिवेशन की अगर बात करें, क्योंकि ये जो काम आपने शुरू किया है, आपने बताया कि दिक्कतें भी कई सारी होती है, अभी भी होती होंगी, तो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? बच्चों को तो आप दे देते हो, काउंसलिंग टीम आपकी, आपको कहाँ से मोटिवेशन? देखो, मैं ज़्यादा मैं इसमें नहीं कहता, एक ही बात कहूँगा कि अगर आप ईमानदारी से आप किसी भी काम में लग जाइए, ईमानदारी में अपने आप ही एक मोटिवेशन है। अगर आपकी नीयत साफ है, आपके काम में ईमानदारी है, तो आपको एक ऑटोमेटिक एक एनर्जी आपके अंदर काम करती है जो आपको कभी डाउन जाने ही नहीं देती। असफलताएं ऐसी नहीं कि मैंने नहीं देखी, मैंने बहुत सारी असफलताएं देखी, और अब भी ऐसा नहीं कि हर बार ये अवर्स के रिजल्ट बहुत टॉप में आते हैं। कभी कभार हमारे भी रिजल्ट इफेक्ट हो जाते हैं, दूसरे जो लोकल इंस्टीट्यूट है वो हमारे अच्छे रिजल्ट्स को खरीद भी ले जाते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं। अच्छे बच्चों को तोड़ लिया जाता है। बाहर गलियों में आप देखोगे, कभी भी आओगे जब सीजन में, तो यहाँ बाहर ब्रोकर खड़े होते हैं, भी आप हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाइए। वो बच्चों को खरीदने का ही काम करते हैं। तो वो सिचुएशन तो हमारे साथ भी रहती है, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप अपनी मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से आप अपने काम को करते जाइए। आपको सफलताएं असफलताएं सब आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप सफल हो जाएंगे। एक दो बार असफलताएं आएंगी तो हम तो उसका भी आनंद उठाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा भी सफलता का आनंद वही ले सकता है जिसने असफलता का रस लिया होगा कभी। कोरोना काल में हमने ऐसी सिचुएशन देखी भी, एजुकेशन का स्तर बहुत डाउन गया। उस टाइम हमारे लिए भी बड़ा टफ टास्क था। इतने सारे स्टाफ को सैलरीज भी देनी है, स्टूडेंट्स घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे,
टीचर्स हमारे हमारे ऊपर एकेडमीज़ के ऊपर जो डायरेक्टर्स थे हमारे ऊपर नज़रें होती थी उनकी भी, ये हमारे लिए कहीं जॉब से ना निकाल दे। उस टाइम बड़ा टिपिकल सिचुएशन मेरे पास भी आई है, उस टाइम मैं बड़ा हताश भी हुआ हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं हताश नहीं हूँ, हमेशा ही मैं ऐसा एनर्जेटिक रहता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन वही बात है, फिर मैंने अपने आप को दोबारा, जैसे मैंने बच्चों के लिए बोला, वो अपने आप को रीस्टार्ट करे, रीसेट करे। और साथ साथ में जैसे हम बड़ा प्रोजेक्ट भी बना रहे थे, स्कूल और कोचिंग का एक बड़ा 5-6 एकड़ ज़मीन में हमने प्रोजेक्ट भी तैयार किया था। लेकिन वो जैसे एजुकेशन डाउन जाने से फिर हमने देखा कोरोना काल में हमारे देश को हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत पड़ी। तो उस केस में फिर हमने एक अवर्स हॉस्पिटल का भी गठन किया है। तो वो अभी हमारा इसमें बाईपास पे हिसार के अंदर बालसमंद रोड पे तैयार हो चुका है। उसमें भी आज कम से कम 100-150 लोग वहाँ भी काम कर रहे हैं। और मेरा थीम है कि मैं अपनी लाइफ में कम से कम 1000 परिवारों को रोजगार दे पाऊँ। तो ये मेरी थीम लेके मैं चल रहा हूँ कि जब किसी का नाम हो जाता है, उनका काम होता है, तो उनके दाम भी बढ़ जाते हैं। लेकिन आपने जैसा कि बताया कि आप गरीब परिवार से और ग्रामीण परिवार से निकले हैं, तो ऐसे में अब आपकी एकेडमी की अगर बात करें, क्या गरीब परिवार, ग्रामीण परिवार आपकी एकेडमी तक पहुंच पाते हैं? बिल्कुल, मेरे पास मैक्सिमम आप रिजल्ट जब देखोगे ना, तो आपको देखने में एक चीज़ मिलेगी कि जितने भी रिजल्ट्स हैं उसमें मैक्सिमम 50-60% बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो वो बच्चे यहाँ पे कैसे पढ़ पा रहे हैं इतनी हाई एजुकेशन के अंदर, हाई फीस के साथ कैसे वो बच्चा पढ़ पा रहा है? इसका एक ही रीज़न है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे टैलेंट को परखने के लिए एक टेस्ट लिया जाता है। जैसे अभी निकट भविष्य में अभी हमने 23 नवंबर को OTSC के नाम से एक अवर्स टैलेंट सर्च एग्जाम का हेल्ड किया जा रहा है अभी हमारा 23 नवंबर को। वो सुबह 10 बजे रखा जाएगा। उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए। पूरे हरियाणा के हर कोने से कॉल भी आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। तो उसमें भी फीस भी रखी है? नहीं, कोई फीस नहीं लेता। मैंने आपको बताया भी, हमारी जहाँ तक कोशिश रहती है कि जो बच्चे नीडी हैं उनको वही प्लेटफॉर्म मिले, तो उन्हें कोई कॉस्टिंग नहीं है। और हज़ारों बच्चे आपको यहाँ टेस्ट देते हुए नजर आएंगे उस दिन 23 नवंबर को। तो जितने बच्चे 7th क्लास में आज पढ़ रहे हैं और 12th क्लास तक जितने बच्चे हैं, वो सभी स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। और इसी टेस्ट के माध्यम से उनको काफ़ी भारी भरकम फीस में स्कॉलरशिप मिलेगी, ताकि वो अच्छी एजुकेशन अच्छे बच्चों के साथ ले पाएं। अगर आपके बच्चे 7वीं से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं, तो वो इस टेस्ट में आके अपनी छूट का काफ़ी हिस्सा माफ़ करवा सकते हैं, यानी कि स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन इतनी बातें सर ने गागर में सागर बढ़ने की बात की है। तो इतनी सारी बातें जो आपके विद्यार्थी जीवन से लेकर के आपके पूरे तमाम जीवन में आपके काम आने वाली है, वो सारी की सारी बातें, अगर आप नाकामयाब होते हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप बार बार हताश हो जाते हैं किसी बात से, चाहे आप लोगों की बातें सुनते हैं, तो उन तमाम तरकीबें सर ने बताई है कि किस तरीके से आप वहाँ से अपना ध्यान हटाकर अपने गोल पर ध्यान करें और आप अपने जीवन को कामयाब करें, क्योंकि वही आपका टारगेट है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये एकेडमी आपको कैसी लगी, और सर की जो बातें हैं वो आपको कैसी लगी, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि 23 नवंबर वाली बात तो खास करके हमारे गरीब बच्चों तक तो जरूर पहुंच पाए और वो इस बात का लाभ उठा पाएं। तो इस वीडियो को शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।